हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका देखेंगे जो कि विषय गणित कक्षा 8वीं की है। इसमें आपका हम आज अध्याय 4 देखेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। हम समझते हैं कि आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े क्या हैं? संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं क्या कहलाती हैं? आंकड़े कहलाती हैं। ठीक है, और प्रबंधन उसका क्रमबद्ध रूप में आप उससे संगठित करते हैं सूचनाओं को या आंकड़ों को। वो क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन, जिससे आपका जानकारी लेना और आसान हो जाता है और जानकारी को एक जगह इकट्ठा संगठित करके रखना बहुत आसान हो जाता है और जिसे समझना भी सरल हो जाता है। इसे कहेंगे हम आंकड़ों का प्रबंधन। उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को परिसर कहा जाता है। तो आंकड़ों के प्रबंधन में आप परिसर भी पढ़ेंगे, जो कि क्या उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। आप एग्जाम्पल में और भी अच्छे से समझ सकते हैं परिसर होता क्या है। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल एक दिया गया है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 10 छात्रों द्वारा प्राप्तांक 20 में से दिए गए हैं। तो 20 में से ये प्राप्तांक दिए गए हैं। एक बच्चे को 9, 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9 ऐसे अंक मिले हैं कक्षा में। आंकड़ों का संगठित रूप आप क्या कर सकते हैं? इसे बढ़ते क्रम में जमा सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस रूप में। ठीक है, तो परिसर क्या होगा? परिसर उच्चतम प्रेक्षण, तो सबसे ज़्यादा प्रेक्षण कौन सा है? ये सबसे बाद वाला 10। ठीक है, और न्यूनतम प्रेक्षण क्या लिया गया? 5। ओके, तो ये आपके प्रबंधन जमे हुए आंकड़े नहीं थे। आपको सबसे पहले आंकड़ों का प्रबंधन करना है, मतलब उनको बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर आप देख सकते हैं उच्चतम प्रेक्षण, न्यूनतम प्रेक्षण, उनका बीच का अंतर, मतलब 10 ऋण 5 बराबर परिसर क्या हो जाएगा? 5। तो ये होगा, इस जो उदाहरण है उससे हम समझ सकते हैं कि परिसर होता क्या है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, दिए गए आंकड़ों का औसत अंकगणितीय माध्य या माध्य कहलाता है। ठीक है, तो माध्य हम समझेंगे सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जो भी आपको प्रेक्षण दिए गए थे, अंक दिए गए थे, वो थे 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9। तो ये संख्या कितनी है? संख्या में कितने हैं? 10 आंकड़े दिए गए हैं, 10 बच्चों के अंक दिए गए हैं। तो ये जितने भी अंक हैं उनका क्या करना है? योग करना है और बटे में जितने विद्यार्थी थे उसका भाग देना है। तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? माध्य। इसी प्रकार से हम बहुलक समझेंगे, वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रेक्षण बार बार आ रहा है, बहुत बार, आप बहुलक शब्द से भी समझ सकते हैं। बहुलक मतलब बहुत बार आने वाला प्रेक्षण क्या है? 7, 7। देखिए 8 2 बार आया है, सिर्फ 7 ही एक अंक ऐसा है जो 3 बार आया है, ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात समझेंगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच वाला जो मान है वो उसका क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। तो पहले आपको बढ़ते क्रम में आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमा लेना है, बढ़ते या घटते क्रम में। उसके बाद जो बीच में जो अंक आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ 10 प्रेक्षण दिए गए हैं तो 5-5 के रूप में बटेंगे। ठीक है, तो 5-5 के रूप में क्या बटा? 7 और 8 बीच में आए। ठीक है, तो इसका हम औसत निकाल लेते हैं। 7 और 8 2 अंक हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 7.5। आंकड़ों का माध्यक क्या कहलाएगा? 7.5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार माध्य, माध्यक और बहुलक, इन सभी के समूहों को आंकड़ों का प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहा जाता है। दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। जब आंकड़े बड़े होते हैं तो समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह एक वर्ग अंतराल या वर्ग कहलाता है, जैसे 0, 10, 10, 20, 20, 30 इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ग अंतराल कहलाएंगे। वर्ग अंतराल 10, 20 में 10 निम्न वर्ग सीमा और 20 जो है वो उच्च वर्ग सीमा कहलाएगी। तो ये पहला वाला जो अंक है वो क्या कहलाएगा? निम्न वर्ग सीमा, और दूसरा वाला उच्च वर्ग सीमा।
उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाता है। दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों तथा वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाने वाली सारणी बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। आंकड़ों का आयत चित्र के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां वर्ग अंतरालों को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक दंड या आयत की ऊंचाई उस वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है, परंतु दो दंडों के बीच कोई रिक्तता नहीं होती। हम आंकड़ों को दंड आरेख, पाई चार्ट आदि के माध्यम से दर्शाते हैं, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो देखेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिया है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो, एक सिक्के को उछाला गया तो उसमें जो उसकी एक आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक, और कुल प्रायिकता उसमें सिक्के में चिट और पट दोनों होंगे तो क्या हो जाएगी, 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आरेखीय निरूपण क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, संकेतों का उपयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है, चित्रालेख कहलाता है। दिए गए आंकड़ों का बहुलक 9 है। 9 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार 9 आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न छठवां देखते हैं हम। एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 पीली गेंद हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। घटना के कुल परिणाम कितने हैं। देखिए, एक थैले में 5 लाल हैं और 3 पीली गेंदें हैं, तो 5 जो थैले में कुल परिणाम निकलेंगे, जितनी बार भी हम हाथ डालेंगे तो लाल भी गेंद निकल सकती है और पीली भी। मतलब कितनी गेंद निकल सकती है, 5 और 3 8 बार क्या कर सकती हैं, कुल परिणाम 8 हो सकते हैं। लाल गेंद के परिणाम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 5। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आपके जो लाल गेंद प्राप्त करने के परिणाम पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, 5/8। प्रश्न 7वां, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। 5 से बड़ी संख्या, तो पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, तो 5 से बड़ी संख्या एक संख्या होगी जो कि क्या है, 6। फिर नेक्स्ट है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन नहीं है, 1 2 3 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सम संख्या कौन कौन सी होंगी पासे में, 2 4 6। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो आपको उत्पाद दिया है, वार्षिक उत्पादन टन में दिया गया है। उत्पाद क्या है, गेहूं, शक्कर, चावल, और उत्पादन कितना हुआ है गेहूं का, 2750, 2500 और 1500। ठीक है, तो इसको पाई चार्ट में बोला गया है। पाई चार्ट आप जानते हैं, पाई चार्ट क्या एक सर्कल के रूप में बनता है, और आप ये भी जानते हैं कि सर्कल क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त कितने अंश का होता है, पूरा 360 अंश का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हल। हमें पाई चार्ट बनाने के लिए इसे ये जो उत्पादन है उसको अंश में हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सारणी बना लेंगे। वस्तु की गेहूं, शक्कर, चावल आपको दिया गया है, उत्पादन दिया गया है, तो जिस गेहूं का उत्पादन के सामने उसका गेहूं के उत्पादन के सामने हम उसका उत्पादन लिखेंगे। एक सारणी में हमको संपूर्ण भाग लिखना है। ठीक है, और एक जो टेबल रहेगी वो क्या रहेगी, केंद्रीय कोण की। तो संपूर्ण उत्पादन आप तीनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 6750, ये कुल उत्पादन हुआ। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, 2750, तो बटे कुल उत्पादन 6750, मतलब बटे में भाग में कितना आया, ये 11/27। आप इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, 11/27। इसी प्रकार 2500 का भाग हम निकालेंगे 6750 से, तो 10/27 आएगा, और चावल का भाग कितना होगा, 2/9। ठीक है, तो इसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम 360 से गुणा करेंगे। 11/27 गुणा 360 करें तो कितना अंश आया, 147 अंश। 10/27 से गुणा करें 360 का तो कितना आया, 133 अंश। 2/9 गुणा 360 करें तो कितना आया, 80 अंश। ठीक है, तो ये आपको अंश के रूप में दिया गया, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 अंश। ठीक है, तो ये 360 अंश हो गया। तो हम यहाँ पर चांदा की मदद से
क्या कर सकते हैं, गेहूं का उत्पादन 147 अंश बना सकते हैं, चावल का उत्पादन 80 अंश और शक्कर का उत्पादन 133। इस प्रकार 380 का आपका पाई चार्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है 672 विद्यार्थियों के स्कूल जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट की सहायता से पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, पहला प्रश्न बोल रहा है आपको कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे अंश के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो 90 अंश जो लोग बच्चे हैं वो क्या जाते हैं, साइकिल से स्कूल जाते हैं विद्यार्थी। तो 90 बटे हम कितना करेंगे 360, और विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है 672 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी कि साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 168। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का जो कोण है वो कितना है 120 अंश का। 120 बटे 360 करेंगे गुणा 672 कुल बच्चों का गुणा कर हम ज्ञात करेंगे 224 जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, बस से स्कूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10वां। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो नहर द्वारा प्रतिशत में पूछा है यहाँ पर, और आपको दिया गया है किसमें, प्रतिशत में। तो हमें इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। नेक्स्ट है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो 17% टैंक के माध्यम से सींची जाती है। अगला क्वेश्चन है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत बताइए 25% है। तो इसमें आपको आंसर नहीं निकालना था, आपको प्रतिशत में दिया था और प्रतिशत में ही आपको आंसर करना था। नेक्स्ट दंड आरेख हम देखेंगे। निम्न दंड आरेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आरेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 7 और 7, 8। ठीक है, तो ये आपके वर्ष दिए गए हैं और दूसरे साइड विद्यार्थियों की संख्या 50, 100, 150, 150, 200, 250, 300, 350। इस प्रकार से हमने क्या करा, उन्होंने ग्राफ बनाकर दिया। इस दंड आरेख को देखकर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। इस दंड आरेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो हम बोल सकते हैं यह दंड आरेख विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में अलग अलग शैक्षणिक वर्ष दिए गए हैं आपको, और एक साइड विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यह दंड आरेख विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो वृद्धि अधिकतम किस वर्ष में हुई, देखिए आपके सबसे ज़्यादा विद्यार्थी तो 2007 और 8 में थे, लेकिन उन्होंने वृद्धि पूछा है। तो वृद्धि सबसे बड़ा एकदम से ग्राफ कहाँ बढ़ा, 2007 और 2004 से 5 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्राफ देखिए 100 पर था और सीधे कहाँ पर पहुँच गया 200 पर। तो यहाँ पर ग्राफ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो वृद्धि किस वर्ष हुई, 2004 और 5 में। तीसरा क्वेश्चन है किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है। तो किस वर्ष अधिकतम है, ये स्पष्ट दिख रहा है 2007 और 8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2004-5 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की 2 गुनी है। देखते हैं कौन सा वर्ष बोल रहा है, 2005-6। ठीक है, 5-6 और 2003-4 इसमें 2 गुनी है या नहीं। तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर कितना आया है 250। तो ये कथन सत्य या असत्य, असत्य। ठीक है, 2 गुनी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये दंड आलेख दिया गया है। पहला प्रश्न है इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना प्राप्त की गई। तो हमारा आंसर होगा, एक साइड ग्राफ देखकर बताइए, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिया गया है एक तरफ, और एक तरफ विषय दिया गया है अलग अलग विषयों पर, है ना। तो हमें क्या जानकारी मिलती है, इस द्विदंड आलेख में 2 शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन
किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? तो सुधार किस विषय में हुआ? गणित विषय के प्रदर्शन में सुधार सबसे अधिक हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो गणित विषय का जो विद्यार्थी था उसने पहले 30 अंक प्राप्त किया था और फिर सीधे 60 अंक प्राप्त किया। तो इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा किस विषय में उठा? गणित विषय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? तो गिरावट किस उसमें आई? अंग्रेजी विषय में। अगला क्वेश्चन है, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा? तो प्रदर्शन समान किस उसमें विषय में रहा? हिंदी विषय में। ठीक है, इस प्रकार से आपका 12वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो आपको एक कॉलम में क्या दिया गया है? भाषा दी गई है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और योग। विद्यार्थियों की संख्या 40, हिंदी में अंग्रेजी 25 विद्यार्थी, मराठी 15, तमिल 10 और योग कितना है? 90। पाई चार्ट बनाने के लिए हम बता चुके हैं, आपको सबसे पहले एक टेबल तैयार करनी होगी जिसमें क्या होगा, जो विषय दिया गया है वो विषय होगा या भाषा होगी, फिर विद्यार्थियों की संख्या का हम कॉलम बनाएंगे, संपूर्ण का कोण, उसके बाद केंद्रीय कोण का कॉलम बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं, हम सारे संपूर्ण विद्यार्थियों का योग करेंगे तो आपको संपूर्ण विद्यार्थी का योग कितना प्राप्त होगा? 90, जो कि आपको दिया गया है। नेक्स्ट है, संपूर्ण का कोण हमें कैसे ज्ञात करेंगे? 40 जो आपका 40 विद्यार्थी हैं उनका संपूर्ण से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4/9। इसी प्रकार 25 विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों से भाग देंगे तो 5/18। 15 का 90 विद्यार्थियों से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/6। 10 विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों से भाग देंगे तो 1/9। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो हमारा भाग है, संपूर्ण का जो कोण आपको प्राप्त हुआ है, संपूर्ण का भाग, यहाँ भाग लिखना है, भाग जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें 360 जो अंश है उसका हमको गुणा करना होता है। हम 4/9 गुणा 360 किया तो कितना आया? 9 चौके होता है 36 और 4 चौके 16, मतलब 160 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार 5/18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 20 गुणा 5 कितना हो गया? 100। इस प्रकार से 100 अंश आपका निकल गया। अंग्रेजी विषय के लिए, मराठी के लिए हम निकालेंगे 1/6 गुणा 360, 6 से 360 कट जाएगा, 6×6 36। इट मीन्स 60 अंश आपका मराठी का होगा और 1/9 गुणा 360 मतलब 9 चौके 36, 40 अंश आपका किसका होगा? तमिल का। चांदे की मदद से हम सारे ही जो अंश हैं, कोण मिले हमें हर विषय के, उनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, जिससे पाई चार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दी गई सारणी में किस राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है? आंकड़ों को दंड आरेख में दर्शाइए। तो आपको क्या दिया गया है? राज्य, वर्ष दिया गया है, उत्पादन दिया गया है। तो वर्ष कितना? 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 तक के वर्ष दिए गए हैं। उत्पादन आपको लाख टन में दिया गया है, 45, 48 टन, 60, 62 और 80 टन में दिया गया है। इसके लिए आपको दंड आलेख बनाना है। तो आपको एक साइड क्या करना है? उत्पादन लिखना है और एक साइड क्या लिखना है? वर्ष आपके रहेंगे, एक साइड वर्ष और एक तरफ उत्पादन। दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है? एक लाइन खींचना होता है y अक्ष पर और एक x अक्ष पर लाइन खींची जाती है। एक साइड पर हम उत्पादन लिखेंगे और एक साइड पर वर्ष। जैसा जैसा हमें दिया गया है 2001, 2002, 2003, 2004 और 5 वर्ष आपको दिया गया है। उत्पादन आपको 45, 48, 60 इस प्रकार से दिया गया है 80 तक। तो आपको कॉलम बना सकते हैं, 0, 10, 10, 10 के गैप में आपको कंटिन्यू 10, 10 के गैप में आपको कॉलम बनाना है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? अपना ग्राफ तैयार कर सकते हैं। जैसे 2001 में आपका 45 है तो 45, 50 और 40 के बीच में आएगा। 50 और 40 के बीच में आप क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे अपना। ठीक है, तो ये जो उत्पादन है वो किसका है? 2001 का। ठीक है, 45 टन। ठीक है, लाख टन में। इसी प्रकार 48, 60, 62 और 80 को हम बनाएंगे। इस प्रकार आपका दंड आलेख तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक या स्वाद दिया गया है। चलिए देखते हैं। चॉकलेट कितने प्रतिशत? 50%। वनीला जो 25% विद्यार्थी पसंद करते हैं और अन्य प्रकार की 25%। ठीक है,
इसके लिए पाई चार्ट आपको तैयार करना है। पाई चार्ट बनाना हम सीख चुके हैं। महक या सुगंध आपको क्या है, चॉकलेट की किससे पसंद है, वनीला और अन्य प्रकार के, ठीक है। तो हम देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में दी गई है। 50% विद्यार्थी चॉकलेट पसंद करते हैं, 25% वनीला और अन्य प्रकार के, 25% विद्यार्थी कोई अन्य सुगंध पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको संपूर्ण का भाग निकालना होगा। संपूर्ण का भाग कितना है, आप इन सब का योग करेंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। तो 100% है क्या, संपूर्ण भाग, ठीक है। तो संपूर्ण भाग आपको जो भाग दिया गया है 50% बटे 100 आपका संपूर्ण भाग लिखेंगे, ठीक है। तो इसे हल करेंगे, 50 में से 100 काटे तो 1/2 आया, 25/100 करेंगे तो 1/4, इसी प्रकार 25/100 करें तो 1/4। केंद्रीय कोण निकालने के लिए हमें जो भाग संपूर्ण का भाग है उसमें 360 का गुणा करना होता है। इस प्रकार क्या प्राप्त होगा, हमें 180 90 अंश और 90 अंश के कोण प्राप्त होंगे, जो कि हम चांदर की मदद से आप पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और सारे जो चॉकलेट पसंद करने वाले हैं उन विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी और वनीला पसंद करने वाले विद्यार्थियों का और अन्य विद्यार्थियों का ग्राफ आपका पाई चार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।